प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। संधि प्रकरण की समाप्ति के उपरांत आज हमने पूरा जितना संधि प्रकरण पढ़ा है उसके मुख्य मुख्य उदाहरण सभी संधियों के लिए हैं और आज हम एक शतक उदाहरणों का एक शतक आपको इसके माध्यम से हल करवा रहे हैं। अगर आपने उन पूरे वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखा है, सुना है, समझा है तो निश्चित रूप से आप पूरे के पूरे इन उदाहरणों को राइट कर सकते हैं। तो एक बार पूरी जितनी संधियाँ आपने पढ़ी वो पूरा का पूरा एक बार एक साथ कुछ उसमें व्याख्या करते हुए मैं सभी उदाहरणों को आपको हल करवा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इधर से देखें, प्रथम उदाहरण लिखा है, देखो, कदाचित न। व्यंजन संधि स्पष्ट है, हलंत अक्षर है। व्यंजन संधि में मैंने सबसे पहले बताया था आपको 1, 3, 5 वाली संधि की पीछे 5वां अक्षर है। इसका मतलब ये अक्षर भी 5वां अक्षर, इसलिए न हो जाएगा, कदाचित न। लेकिन ये संधि विकल्प से होती है, अर्थात द का भी प्रयोग हो सकता है, कदाचित न भी हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया कदाचित न यही रूप राइट माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसी रूप का अधिक प्रयोग मिलता है। कदाचित न को भी लिखा तो जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग करते हैं, कदाचित न। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं आप, नरे अपराणी। देख रहे हैं विसर्ग संधि स्पष्ट है और विसर्ग में मैंने सबसे पहला नियम बताया था, दोनों तरफ ए होना चाहिए, तो दोनों तरफ ए है, इसलिए यहाँ उत्तु संधि हो गई और उत्तु संधि के रूप में ओ और यह अवग्रह का चिन्ह होता है, तो नरोपराणी। तीसरे उदाहरण को देख रहे हैं हम, उत सिस्टम लिखा हुआ है। क्या कहा था मैंने कि तय और से इच्छुत्व संधि, तो तय च हो जाएगा, लेकिन उसमें एक नियम और बताया था, से भी छ हो जाता है विकल्प से, तो उच्छिष्टम और एक बार उच्च सिस्टम भी बनेगा। जब छत्व संधि नहीं होती है तब से भी रहेगा, तो उच्च सिस्टम वहां केवल इच्छुत्व कहा जाएगा और यहाँ इच्छुत्व के साथ साथ छत्व भी होगा। चौथा उदाहरण देख रहे हैं, प्रति प्लस उपकार। देख रहे हैं दोनों तरफ स्वर है और पहले स्वर में ई आ रहा है, इसका मतलब पहला नियम पढ़ा था यण संधि, ई के स्थान पर ये कर देंगे और पीछे जो स्वर है उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो प्रत्युपकार है। इसके बाद अगला है कर्मणि एव। देख रहे हैं आप, बिल्कुल कर्मणि एव प्रत्युपकार एक ही संधि है। कर्मणि के ई के स्थान पर भी ये यण हुआ, आधा अक्षर के पश्चात ये, यहाँ भी आधा अक्षर के पश्चात ये, और उससे दूसरा शब्द भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यण संधि। अगला है वसुधा एव। वसुधा एव, यहाँ आ और ए प्लस ए होने पर वृद्धि संधि, इसलिए वसुधैव। वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि की पहचान भी होती है, ऐ औ की मात्रा का प्रयोग होगा और स्पष्ट है उधर ए या आवरण होगा प्रथम पद के अंत में। इसके बाद अगला उदाहरण है इति एतत्। ये भी यण संधि का उदाहरण है क्योंकि यहाँ ई है, इसलिए इत्येतत्। इसके आगे देख रहे हैं लोभ है तस्मात्, अर्थात यहाँ विसर्ग संधि, और विसर्ग के पश्चात क्या कहा था मैंने आपको, विसर्ग संधि में केवल दो ही बातें बताई थी ना, एक तरफ 13 अक्षर, एक तरफ पूरे 20 अक्षर, तो 13 अक्षरों के रूप में यहाँ उस विसर्ग के स्थान पर स होगा, तो लोभस तस्मात्। इसके बाद है यत आचरति। 1, 3, 5 को पहले देखें तो यहाँ कौन सी संधि, तीसरे अक्षर वाली, इसका मतलब ये जसत्व संधि है, तो यद तय की जगह द हो जाएगा, यदाचरति। इसके बाद है पुनः अवलोकनम, तो विसर्ग, अब उधर ए है इधर ए है, वैसे तो उत्तु संधि होनी चाहिए, लेकिन 4 शब्द याद है आपको, प्रातः, पुनः, अंतः और स्व, इनके साथ उत्तु संधि नहीं होती, इसलिए यहाँ रही होगा, तो पुनरवलोकनम। कई बार हम उच्चारण में गलत करते रहते हैं, पुनरावलोकन बोलते रहते हैं, तो ये सही शुद्ध शब्द है पुनरवलोकनम। इसके बाद देख रहे हैं न एनम। ए और ए के स्थान पर आई वृद्धि हुई, नैनम हुआ। इसके बाद है विद्युत प्लस लता। तय वर्ग प्लस लय होने पर परसवर्ण संधि होती है, तय के स्थान पर भी लय होता है, डबल लय के रूप में हम परसवर्ण संधि का प्रयोग करते हैं, विद्युल्लता। इसके बाद है यस्य अस्ति। ए और ए को दीर्घ संधि किया, यस्यास्ति। नास्ति उद्यम समय। नास्ति में भी ई है, आगे ऊ है, ये भी यण संधि, तो नास्त्युद्यम समय।
केवल आपको ई के स्थान पर यह करके पीछे वाले स्वर की मात्रा का प्रयोग करना है। इसके बाद है पुनः तथा, विसर्ग के पश्चात तय आने पर नित्य सत्व होता है, इसलिए पुनस् तथा, पुनश्चर्या ऐसे जो उदाहरण होते हैं उनके साथ हमको इस तरीके से स का प्रयोग करना होता है। अब देखिए इसके बाद अगला है छाया इव। पहले पदच्छेद जो दे रखा है उसको देखें, दोनों तरफ स्वर है, इसका मतलब स्वर संधि, और इधर ए और आ होता है तो इसका मतलब या तो वृद्धि या गुण, तो गुण है, पीछे ई है इसलिए छायेउ। इसके बाद है भीरु प्लस यदि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या बताया था आपको, अगर विसर्ग से इधर ए और आ नहीं है तब तो दो ही काम होंगे, या तो स या र, और स होता है 13 अक्षरों में तो यहाँ र होगा, इसलिए भीरूर यदि। इसके आगे लिखा अभि उदय, तो अभि उदय में भी यण संधि, ई के स्थान पर यह हो जाएगा अभ्युदय। इसके बाद द्वि न नाभिभासते, विसर्ग से पहले क्या है ई, तो विसर्ग से पहले ई का मतलब र या स, तो स हो ही नहीं सकता पांचवें अक्षर में, पहले दूसरे में होता है तो इसका मतलब र हो जाएगा, तो द्विर नाभिभासते। इसके बाद च अर्णवे, तो ए और ए को आ दीर्घ करेंगे चार्णवे। इसके बाद च अद्यैव, यहाँ भी दीर्घ संधि है, ए और ए को आ हो जाएगा चाद्यैव, और अद्य प्लस ए यहाँ वृद्धि संधि है। इसके बाद देखिए च इदम चेदम, ए और ई के स्थान पर गुण संधि। इसके बाद देखें द्रस प्लस त्वा, स मूर्धन्य और उसके साथ तय, तो तय को टय हो जाएगा दृष्टवा। ये थोड़े से कठिन उदाहरण इस तरह से माने जाते हैं क्योंकि हमारे सामने पूछ लिया जाता है कि दृष्टवा का संधि विच्छेद क्या है, तो कभी कभी हम थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं कि जैसे यहाँ ट्वा लिख दिया और यहाँ स दंत्य लिख दिया, ऐसा नहीं। इधर द्रस के स को मूर्धन्य स होता है पहले, तो दृष्टवा दृष्टवा याद रखें। ऐसे जितने भी उदाहरण होंगे जो अपन ने स्तुत्व संधि में पढ़े थे। इसके बाद अगला देखिए ही अंतक है, ई के स्थान पर यह होगा तो है में ये जुड़ेगा, ह्यंतक है। इसके बाद दीर्घ संधि का उदाहरण है मम आश्रित्य ममाश्रित्य। इसके बाद तस्य उद्गारई तस्योद्गारई। इसके बाद है पीत्वा अपि पीत्वापि। इसके बाद है ए और ए को दीर्घ हुआ, कै अयम, ए और ए है इसलिए पूर्व रूप हो जाएगा कोयम उत्तु संधि के रूप में। सम प्लस स्था, ये व्यंजन संधि और मैं आ रहा है तो मैं तो अनुस्वार वाला होता है इसलिए संस्था। सम प्लस गच्छध्वम, मैं को अनुस्वार किया संगच्छध्वम, लेकिन जब अनुस्वार परसवर्ण किया तो यंग हो जाएगा संगच्छध्वम। दोनों राइट है, संगच्छध्वम भी किया जा सकता है, संगच्छध्वम भी दोनों होते हैं। इसके बाद देख रहे हैं हम 31वां उदाहरण है एकम च, मैं की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह परसवर्ण। एकंच, जब परसवर्ण करेंगे तो एकंच हो जाएगा, और जब परसवर्ण नहीं करेंगे और इसको अनुस्वार रखेंगे तो एकम च। दोनों राइट है क्योंकि ये पद है और पद के रूप में अनुस्वार भी हो सकता है, अनुस्वार परसवर्ण भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए निशेष, निशेष विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी, और उसके पश्चात विसर्ग के स्थान पर स भी होता है वासरी के नियम से। इसके बाद देखिए अपि आज्ञा, यहां भी यण संधि के रूप में ई के स्थान पर यह होगा तो अप्याज्ञा। इसके पश्चात है यतः त्वया, देख रहे हैं विसर्ग और विसर्ग के तुरंत बाद पहला अक्षर, इसका मतलब स करेंगे तो यतस्त्वया। वनात् माम, ये देख रहे हैं आप व्यंजन संधि का स्वरूप दिखाई दे रहा है, पीछे देख रहे हैं 5वां अक्षर तो ये 5वां कर दो वनान माम। 5वें अक्षर वाली संधि विकल्प से होती है तो दैवी हो सकता है वनाद माम, लेकिन पहले क्रम पर ये आएगा। इसके बाद है तव अर्हत है तवा रहत है, दीर्घ संधि ए और ए को आ हो जाएगा। सम्यक विनीय, देख रहे हैं आप व्यंजन संधि दिखाई दे रही है। क्या कहा था मैंने आपसे, व्यंजन संधि में सबसे पहले प्रथम तृतीय पंचम वाली संधि की तरफ ध्यान दें, तो ये व के साथ तृतीय अक्षर होगा तो ग हो जाएगा। सम्यक विनीय अर्थात जस्त्व संधि। इसके बाद है सर्व उपकार है सर्वोपकार है,
गुण संधि के रूप में ए और ऊ को ओ हुआ। इसके बाद है तपति आवर्णाय, अर्थात ई के स्थान पर ये करेंगे तपत्य आवर्णाय। इसके बाद लिखा सुरई हिमांशो, सुरैर हिमांशो, विसर्ग के स्थान पर रह, क्योंकि सीधा विसर्ग से पहले इधर देखा ए और आ नहीं होने पर रह कर दें और 13 अक्षरों में सह कर दें। इसके बाद कवि राजते, विसर्ग के बाद रह आ रहा है तो विसर्ग का लोप यानी रह लोप संधि, ई बड़ा हो जाएगा, दीर्घ ईकार के रूप में प्रयोग करेंगे कवि राजते। कपि ईश्वर, ई और ई के स्थान पर दीर्घ हुआ दीर्घ संधि के रूप में कपीश्वर। कपि प्लस इमऊ, अब यहां देख रहे हैं आप ये कपि द्विवचन में है और द्विवचन में दीर्घ इकार है, इसलिए प्रगरीय संज्ञा होकर प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी अच संधि का भाव, जो दीर्घ संधि प्राप्त होने जा रही थी उसका निषेध होगा और इसको हम प्रकृति भाव कहेंगे। इसके बाद है प्रऊढ़ है, प्रौढ़ है, प्र के पश्चात ऊढ़ ऊढ़ी ऊ है, आने पर वृद्धि करनी है, वो केवल प्र के साथ, अन्य उपसर्गों के साथ नहीं। उप के साथ ऊढ़ आएगा तो वहां गुणी होगा, उपोढ़ होगा, जैसे उप ऊढ़ है तो इसको उपोढ़ ही कहेंगे, यहां वृद्धि नहीं होती है क्योंकि प्र के साथ ही वार्तिक का प्रयोग करके प्र को ही लिया गया है ऊढ़ के साथ। ऊढ़वान में भी नहीं होता है, ऊढ़े में ही होता है, इसलिए प्र ऊढ़वान प्रोढ़वान, इसमें गुण करेंगे, याद रखें। इसके बाद उप इत्य, ए और ई के स्थान पर गुण संधि उपेत्य। इसके बाद अग्नि इव, विसर्ग संधि, और विसर्ग के साथ साथ इधर देख रहे हैं ई, तो ई के साथ उधर स्वर है तो रे ही होगा, अग्नि रिव। इसके बाद निस्पृह, निस्पृह उधर होगा, विसर्ग के स्थान पर स भी हो सकता है, निस्पृह। इसके बाद पिता इव, आ और ई के स्थान पर गुण संधि पितेव। वीक्ष्य, वीक्ष, यहाँ पर दीर्घ ई और ई के स्थान पर दीर्घ, तो वीक्ष याद रखें। देखो जहाँ पर कभी एक एक अक्षर के एक एक अक्षर वाले जो उपसर्ग होते हैं वी नी आदि, तो उनके साथ याद रखें कि वहाँ जब दीर्घ आ रहा है इसका मतलब उपसर्ग अलग है और उसके पीछे ई वाला है। जैसे परीक्ष्य है, वीक्ष है, वीक्षक है, परीक्षक है, इनमें हमको इस तरीके से दीर्घ संधि का प्रयोग करना है। अब देखिए 51वां उदाहरण आगे। अब देखिए 51वां उदाहरण, द्वौ अपि लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, औ ए, इसका मतलब स्वर संधि है। प्रथम पद के अंत में ए ओ ऐ औ आते हैं तो अयादि संधि होती है, औ के स्थान पर आओ आदेश, द्वावपि, जैसे तौ प्लस अपि करेंगे तावपि। जब दोनों पद पदांत के रूप में होते हैं तो वहां विकल्प से व का लोप भी होता है, इसलिए जब व का लोप होगा तो द्वा अपि, ये भी राइट है, इसलिए दोनों उदाहरण राइट होंगे। इसके बाद अगला देखिए, निस्पृह प्लस अर्थी लिखा हुआ है, तो यहाँ विसर्ग से दोनों तरफ ए है इसलिए ओ होगा और पूर्व रूप हो जाएगा उत्तु संधि में, निस्पृहो अर्थी। इसके बाद लिखा है स्वस्ति अस्तु, यण संधि के रूप में ई के स्थान पर यह होगा तो आधा हो जाएगा स्वस्त्यस्तु। इसके बाद लिखा है स्तोकात मुक्त है, पंचम वर्ण पर में होने पर इधर भी पंचम वर्ण हो जाएगा, स्तोकान मुक्त है, विकल्प से होगा, एक बार जसत्तु होगा तो स्तोकाद मुक्त हो जाएगा। इसके बाद से अनुस्वार है, कभी कभी यहाँ गलतियां हो जाती है कि हम सानुस्वार में कभी से के पीछे विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, तो ये से यानी वह जो स्थिति है तत्शब्द का रूप नहीं है, ये से सहित के रूप में, से के स्थान पर से वाला रूप है, तो से अनुस्वार सानुस्वार। इसके बाद है गुण अनुरूपम, गुण अनुरूपम में देखिए दोनों तरफ क्या है, ह्रस्व ए इधर भी है इसलिए दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए गुणानुरूपम सानुस्वार है, दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद है पादः चतुर्थ है, च पर में है विसर्ग के, स हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा, पादश चतुर्थ है। आगे लिखा लभ प्लस धी, तो ये चौथा अक्षर है, ये भी चौथा अक्षर है। झलाम जस जसी सूत्र पढ़ा हमने, जसत्व संधि के रूप में भय को ब हो जाएगा, लब्धि उपलब्धि प्रारब्ध है, इनमें सब में। इसके बाद है संख्या, मैं को अनुस्वार और परसवर्ण, अनुस्वार में संख्या, परसवर्ण में ंग आ जाएगा, संख्या हो जाएगा। इसके बाद है जात
अभिसंगह, ए और ए के स्थान पर दीर्घ जाताभिसंगह। इसके बाद है सती अर्थे, क्या होगा, ई के पश्चात ए है यण संधि के रूप में, ई को ये हो जाएगा सत्यर्थे। इसके बाद है सुमन है भरई, विसर्ग देखते ही विसर्ग संधि, और उसके बाद देख लें उधर ए है, इसका मतलब ए होने पर इधर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है तो उत्तो संधि हो जाएगी, ओ हो जाएगा सुमनोभरई। तेन एव दोनों तरफ स्वर है, स्वर संधि, ए आने पर वृद्धि के रूप में तेनयु। इसके बाद है आवृत्ति यमकम, विसर्ग को र हो जाएगा क्योंकि उधर ई है और इधर यह है, आवृत्तिर यमकम। शब्द अर्थौ, शब्दार्थौ, ए और ए के स्थान पर दीर्घ संधि। इसी तरह वाक अर्थौ कै हलंत, वहाँ ये जस्त्व संधि है, कै को ग हो जाएगा वागर्थौ। विनयी अक लिखा हुआ है, नई अक होता है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई के स्थान पर आयादेश विनायक, आयादी संधि के रूप में प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए 68वां उदाहरण है आगे, लंब उदरह, ए और ए के स्थान पर गुण संधि का प्रयोग करेंगे तो लंबोदर। इसके बाद है भूति ऐश्वर्यम, ई के पश्चात विसर्ग है, र हो जाएगा भूति रेश्वर्यम। इसके बाद देखिए सहस्र अक्षय, ए और ए को दीर्घ हो जाएगा सहस्राक्षय। उपेति, ए और ए के स्थान पर वृद्धि है, उपेति, हालांकि उपसर्ग के बाद एंग से प्रारंभ होने वाले जो क्रियापद होते हैं उनमें पररूप होता है, लेकिन एति और एदते में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ एति के साथ वृद्धि करेंगे उपेति। इसके आगे लिखा है महाऋषि महर्षि, हालांकि रित्य का एक सूत्र है, री पर में होता है तो यहाँ रस्सु भी हो जाता है और उसको प्रकृति भाव भी, तो महर्षि भी राइट होता है, महर्षि भी राइट है, जैसे देव ऋषि देवर्षि, राज ऋषि राजर्षि। इसके बाद अगला है पंचतंत्रात एव, पीछे स्वर है, तय है, तय को द हो जाएगा जस्तु संधि में, पंचतंत्रादेव। आगे लिखा काक उलूकियम, ए और ऊ को गुण संधि हो जाएगी काकोलूकियम। इसके आगे लिखा है बही मुखा, विसर्ग के स्थान पर र की स्थिति है क्योंकि यहाँ पंचम वर्ण है, इसलिए बहिर्मुखा और इधर ई है। इसके बाद है चित्रगु अग्रम, ऊ के पश्चात ए है, यण संधि ऊ के स्थान पर वह कर देंगे चित्रग्वग्रम। इसके बाद है बालक है राजते, तो यहाँ देख रहे हैं आप ये विसर्ग के बाद र है, इसका मतलब र के बाद र है, लेकिन ये स के स्थान पर रू वाला र है, इसलिए यहाँ र लोप संधि नहीं होगी, यहाँ इसको उत्तु संधि होगी, बालको राजते। इसी तरह अब दोनों एक जैसे हैं, देखिए बालक राजते प्रातः राजते, लेकिन दोनों में अंतर है, ये रेफांत अव्यय है, तो रेफांत जो अव्यय हैं उनमें र लोप होगा, लेकिन जो रू होगा उसमें र लोप यहाँ नहीं होगा ए के साथ, इसलिए प्रातः राजते, इसमें र लोप हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद है सम प्लस न्यास, मैं को अनुस्वार किया संन्यास, और जब उसको परश्रवण करेंगे तो संन्यास, ये भी राइट है। इसके बाद है जना गच्छन्ति, यहाँ विसर्ग का लोप करेंगे, जना गच्छन्ति, एक संधि पढ़ाई थी विसर्ग संधि मैंने आपको, यह लोप संधि कि आ के पश्चात विसर्ग आने पर विसर्ग का लोप होता है, उसके साथ केवल सत्व संधि हो सकती है, बाकी दूसरी संधि यह लोप संधि होती है। इसके बाद अतएव, ये भी बिल्कुल इस जैसा है, यहाँ विसर्ग का लोप यह लोप संधि है, अर्थात यह का लोप हुआ है, एक बार स्वर परे होने पर यह का लोप विकल्प से होता है। इसके बाद है कथा च, विसर्ग को यहाँ पर स हुआ, तालव्य से के रूप में कथाश्च हो गया। इसके बाद है साध्वय अगच्छन, तो देख रहे हैं साध्वय अगच्छन, दोनों तरफ ए है, इसका उत्तो संधि ओ हो जाएगा और पूर्व रूप हो जाएगा साधुओ गच्छन। इसके बाद है हरि एतौ, संधि तो यण संधि होनी चाहिए क्योंकि ई के बाद ए असमान स्वर है, और असमान स्वर के बाद में हरि एतौ में हरि के दीर्घ इकार होने के कारण और द्विवचन होने के कारण इसमें हम प्रकृति भाव करेंगे, अच संधि का अभाव करेंगे। अब देखिए इसके आगे 85 नंबर का उदाहरण है वाक्मयम वांगमयम, पीछे मैं पांचवा अक्षर और प्रत्यय का है, इसलिए निश्चित रूप से नियत रूप से नित्य रूप से यहाँ अनुनासिक संधि होगी वांगमयम।
इसके बाद है आद्य उच्चारणम, ए और उ के स्थान पर गुण संधि होगी, आद्योच्चारणम। काव्य अमृतम, ए और ए के स्थान पर दीर्घ हो गया, काव्यामृतम। इसके बाद यमक उदाहरणम, ए और उ के स्थान पर गुण संधि होती है, ओ, यम को उदाहरणम। इसके बाद है पद्य आधारेण, ए और ए के स्थान पर दीर्घ संधि, पद्याधारेण। इसके बाद धन अधिपते, धनाधिपते, दीर्घ संधि के रूप में। एतत् आख्य, एतद आख्य, ते के स्थान पर द, जस्तु संधि में। भो अनम, अयादि संधि, एच वायव, भवनम। इसके बाद है वने अपि, पूर्व रूप संधि, ए के पश्चात ए आ रहा है, पूर्व रूप करेंगे अगर पद है तो, और पद नहीं है तो अयादि रहेगी, इसलिए वने अपि पूर्व रूप संधि। पित्र ए, यहाँ यण संधि री के स्थान पर रह, पित्रे। और इसके बाद है नव अवतार है, ए और ए के स्थान पर आ कर देंगे दीर्घ संधि, नवावतार है। और इसके बाद है नी ए वेदयत, नी के ई के स्थान पर यह हो जाएगा नैवेदयत। और इसके बाद है तस्मिन एव, यहाँ इस न के साथ इसको ngमुट आगम होता है, एक न का प्रयोग और हो जाता है तस्मिन एव। हालांकि इस संधि को हमने संधि प्रकरण में नहीं पढ़ाया आपको। इसमें ये याद रखना है थोड़ा सा कि ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर जब आता है ए ई उ री आदि, और इसके पश्चात अगर ये न आए और इधर कोई स्वर हो तो ये दित्त हो जाता है, इसको ngमुट का आगम हो जाता है। तो ये ngमुट आगम संधि है। अब ngम में न भी आता है तो नुट आगम भी हो सकता है, इसलिए तो याद रखें कि ण, ङ और न, इनसे पहले ह्रस्व स्वर इधर हो और इधर कोई भी स्वर हो तो उसको उसी का आगम कर देते हैं, इसलिए डबल न। तो तस्मिन एव ngमुट आगम कह सकते हैं इसको। ngमुट में न भी आता है तो नुट आगम भी हो सकता है, इसलिए तस्मिन एव, अस्मिन एव, ऐसे उदाहरणों में इस तरीके से करेंगे। इसके बाद है हंसी यु, यहाँ ई और ई के स्थान पर दीर्घ संधि हुआ तो हंसीव, हंसीव कृष्ण ते कीर्ति, है ना। इसके बाद है विष्णोर वाहनस्य, विसर्ग से पहले ओ है तो इसका मतलब र होगा, विष्णोर वाहनस्य, आगे वह है इसलिए। और अंतिम जो उदाहरण है लास्ट, प्रविष्ट, याद रखें जब प्रविष्ट, कष्ट, नष्ट, भ्रष्ट, दुष्ट इत्यादि जो शब्द है उनमें सब में प्लस तय के रूप में संधि विच्छेद करें, इधर आपको मूर्धन्य स लिखना है, इस तरीके से प्रविष्ट है। तो देखा होगा आपने, अगर आपने पिछले वीडियोस सब अच्छी तरह से सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो निश्चित रूप से इन पूरे उदाहरणों को आप आराम से कर सकते थे, केवल एक उदाहरण को छोड़कर। इसका नियम यह है, इसके आधार पर इस तरह के उदाहरणों को भी हम कर सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है, कारण आपका रीट में एक पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ में तस्मिन एव, अस्मिन एव जैसे शब्द मिल सकते हैं, तो उसको ngमुट आगम या नुट आगम के रूप में आपको उत्तर भरना है और उसमें उस न को 2 बार के रूप में लिखना है। इस तरह के किसी भी प्रयोग आने पर ngमुट आगम संधि करनी है आपको व्यंजन संधि की। तो इस तरीके से संधि के समस्त उदाहरणों को हम आराम से कर सकते हैं। अब आपको कल नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसमें अभी देखते हैं उपसर्ग के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसको कोई दूसरे टॉपिक के रूप में, लेकिन जहाँ तक इससे संबंधित सरल से कठिन की ओर हम पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट में समास पढ़ लें, तो समास से पहले हमको ये आना चाहिए कि वहाँ शब्द रूप याद है कि नहीं है, तभी तो हम विभक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। तो उपसर्ग में शायद किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इसके पश्चात उपसर्ग पढ़ लेना चाहिए। तो अगला टॉपिक अपना उपसर्ग का रहेगा। अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि उपसर्ग में भी ये पूछा जाएगा कि किस तरह के, ये कौन सा उपसर्ग हो सकता है, इस उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।